नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक मनोज पटेल के रिश्तेदार की दबंगई सामने आई। नगर निगम कर्मचारी पर रिवॉल्वर तान दी, बंदूक तान दी। घबराया निगम कर्मी मौके से भाग गया। कचरा मिक्स करने को लेकर महेश पटेल की पत्नी से निगम कर्मी का विवाद हुआ था। महेश पटेल ने अपशब्द कहते हुए निगम कर्मी पर बंदूक तान दी। निगम के अधिकारियों और स्थानीय पार्षद तक मामले की जानकारी पहुंची है। पूर्व विधायक के रिश्तेदार की वजह से दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। तो निगम कर्मचारी पर ही पूर्व विधायक मनोज पटेल के रिश्तेदार की दबंगई देखने को मिली। महेश पटेल की पत्नी से निगम कर्मी का विवाद हुआ था। तो पूर्व विधायक मनोज पटेल के रिश्तेदार की दबंगई देखने को मिली है। नगर निगम कर्मचारी पर रिवॉल्वर तान दी और निगम कर्मी घबराकर मौके से भाग गया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। अरुण, आखिर पूरा मामला है क्या, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, विजयनगर के स्कीम नंबर 103 के मंगल विहार कॉलोनी का मामला है। यहाँ पर है पेट्रोल पंप के संचालक हैं महेश पटेल। उनके घर से कचरा कलेक्शन के लिए नगर निगम की गाड़ी पहुंची थी, लेकिन गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करने की बात को लेकर निगम कर्मी और इनकी जो पत्नी थी उनके बीच विवाद हो गया। इसके बाद जब इनको पता लगा तो अपशब्द कहते हुए बाहर निकले और रिवॉल्वर निगम कर्मी पर रिवॉल्वर तान दी। निगम कर्मी डर के मारे वहां से भाग गया। हालांकि जब ये शिकायत स्थानीय पार्षद तक और नगर निगम अधिकारियों तक पहुंची तो पूर्व विधायक मनोज पटेल के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और ऐसे में इस मामले को समझौता करके ही वो समझौता करा दिया गया, क्योंकि ये दो दबंग जो पूर्व विधायक से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए ये इसको समझौता कराकर इस मामले को टाल दिया गया। क्योंकि अब इंदौर स्वच्छता का सत्ता लगाने की तैयारी है और 6 बार से नंबर 1 है, तो ऐसे में नगर निगम कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि जो सूखा कचरा, गीला कचरा है उसको अलग अलग बोले, लेकिन कई लोग मिक्स करके कचरा दे देते हैं, इसलिए ये विवाद हुआ। और नहीं, और एक बात अरुण ये भी है कि स्वच्छता में देश में नंबर 1 है इंदौर, और इन्हीं सफाई कर्मियों की वजह से नंबर 1 है। इनका सम्मान भी लगातार होता रहता है, लोग भी इनको काफी सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन जो महेश पटेल ने किया वो सरासर गलत है। बिल्कुल सही बात है। इंदौर सफाई में लगातार 6 बार से नंबर 1 है और इसमें जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं उनकी अहम भूमिका है और उन्हीं की वजह से ये लगातार सफाई में नंबर 1 बना हुआ है और 7वीं बार भी नंबर 1 बनने की तैयारी है। कई लोग जो हैं वो सफाई कर्मियों का सम्मान करते हैं। सोनू सूद अभी आए थे, उन्होंने भी सम्मान किया था सफाई कर्मियों का। जो जितने भी कार्यक्रम यहाँ इंदौर में होते हैं सफाई कर्मियों का सम्मान किया जाता है। ऐसे में इस तरह का वीडियो कहीं ना कहीं शहर की छवि को खराब करता है, नगर निगम के जो कर्मचारियों के मनोबल को गिराने का काम करता है। और जो मनोज पटेल हैं, देपालपुर से पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनके ये रिश्तेदार हैं। यही वजह थी कि उनमें कहीं ना कहीं ये दम हम देख लेंगे और यही वजह थी कि उन्होंने निगम कर्मी पर रिवॉल्वर तान दी। हालांकि गोली अगर चल जाती तो बड़ा मामला हो जाता, लेकिन जब निगम कर्मी वहां से भाग गया तब जाकर ये मामला शांत हुआ। लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई FIR दर्ज नहीं कराई, ना ही स्थानीय पार्षद ने इस पर संज्ञान लिया और समझौता कराकर मामले को टाल दिया। बिल्कुल अरुण, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो मनोज पटेल पूर्व विधायक है, किस पार्टी से ताल्लुकात वो रखते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बंदूक तानी है महेश पटेल ने, उससे वो निगम कर्मी घबराकर वहाँ से भागा भी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि निगम कर्मियों का सब वहाँ पर सम्मान करते हैं, स्वच्छता को काफ़ी गंभीरता से इंदौर में, खासतौर से इंदौर में लिया जाता है। तो हो सकता है कि आगे संज्ञान भी इस मामले पर देखने को मिले हमें सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, जो मनोज पटेल हैं वो बीजेपी के विधायक रहे हैं, देपालपुर से बीजेपी के विधायक रहे हैं और ये जो महेश पटेल हैं उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए निगम कर्मियों की तो ये
डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के काम में लगे कर्मचारी हैं और सभी लोगों को समझाइश देते हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके ही देना है, मिक्स नहीं करना है। लेकिन कई बार समझाइश देने के बावजूद लोग नहीं मानते हैं और गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने की बजाय वो विवाद करने लगते हैं। ये इसी तरह का विवाद सामने आया और गीला और सूखा कचरा अलग अलग न करने को लेकर जब इनकी पत्नी से विवाद हुआ तो ये बाहर निकल आए। उन्होंने निगम कर्मी पर ही रिवॉल्वर तान दी, जबकि गलती इनकी थी। इनको अपनी पत्नी को समझाइश देनी चाहिए थी, लेकिन मामला चूंकि सत्ताधारी पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ था, इसलिए शायद ये जो दबंगई देखने को मिली। निश्चित तौर पर, और मामूली सी बात है ये, इतना कोई विवाद खड़ा इसमें नहीं होना था। और कहीं ना कहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर महेश पटेल? क्या बंदूक दिखाकर, क्या इतनी सी बात पर क्या निगम कर्मी को बंदूक मार देंगे क्या इतनी सी बात को लेकर? आखिरकार सवाल यह भी उठता है कि महेश पटेल को इतना गुस्सा आया क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्ग में देर रात राइस मिल में भीषण आग लग गई। राइस मिल में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने 5 से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राइस मिल में लगी आग पर काबू पाया। राइस मिल में आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं हो पाई। वहीं आग लगने से राइस मिल में लाखों की संपत्ति खाक हो गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं राइस मिल के अंदर की तस्वीरें, जहां पर जो सामान रखा था राइस मिल में धू कर वो जल गया, खाक हो गया। दमकल की टीम को सूचना दी जाती है, दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है और 5 से 6 घंटे लगते हैं इस आग को बुझाने में। तो गर्मी के बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। बलरामपुर के राजा पहाड़ के जंगल में भीषण आग लग गई। राजा पहाड़ पर सेमरसोत अभयारण्य में आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई। उधर जगदलपुर में गर्मी के मौसम में जंगल में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई। आग से वन्य प्राणियों पर संकट भी मंडरा रहा। वन विभाग कांगेर घाटी इलाके में सैटेलाइट से मॉनिटरिंग कर रहा था कि आग लगने वाले स्थान का सही लोकेशन जल्द मिल सके और फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में कम समय लगे। तो जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। बलरामपुर के राजा पहाड़ के भीषण आग लगी। पहाड़ के जंगल में राजा पहाड़ पर सेमरसोत अभयारण्य में आग लगी है। वन संपदा को काफी नुकसान। जगदलपुर में भी गर्मी के मौसम में जंगल में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो चलिए क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आग बुझाने को लेकर वो हम जान लेते हैं। दो अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलरामपुर से सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मैं कि क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं फिलहाल आग बुझाने को लेकर? जी सुमित, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के सेमरसोत अभयारण्य में इन दिनों आग धधक रही है। आग की वजह से जंगलों का एक बड़ा हिस्सा जलकर नष्ट हो रहा है। वहीं वन जीव को भी इसमें नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं वन विभाग को जब आग लगने की जानकारी मिली है, वन विभाग की टीम सुबह से ही सेमरसोत अभयारण्य के राजा पहाड़ पर आग बुझाने का काम कर रही है। लेकिन हवा की वजह से आग बुझा पाने में थोड़ी सी उन्हें मुश्किलें तो हो रही है, लेकिन वन विभाग की टीम फायर वॉचर के साथ जंगलों में जाकर आग बुझाने का काम कर रही है। वन विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आग कहीं दिखाई देता है तो तत्काल वन विभाग को सूचित करें। वहीं अब इन दिनों आग जिस तरीके से क्षेत्र में फैली है, आग से वनों को भारी नुकसान हो रहा है। जी सुमित।
बिल्कुल, जगदलपुर में क्या कुछ हालात है वो हम जान लेते हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदलपुर से। श्रीनिवास नायडू, जानना चाहूंगा आपसे, जगदलपुर में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए क्या कुछ प्रयास वन अमले की तरफ से आपको वहां पर नजर आते हैं? जी बिल्कुल, चूंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम के चलते जो जंगलों में आग लगने की खबरें घटनाएं सामने आती है। इंद्रावती टाइगर की रिजर्व की बात करें या फिर कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, वहाँ लगातार जो कुछ स्थानों में आग लगने की खबरें आ रही है और लगातार वन अमला उसको बुझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं विभाग सैटेलाइट से मॉनिटरिंग भी कर रहा है, लेकिन आग जो लग रही है वो घटनाएं बढ़ती जा रही है। चूँकि अभी गर्मी का मौसम है और जो वहाँ के जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो महुआ बीनने और वनोपज बीनने जाते हैं। ऐसे में आग लगने के बाद स्वाभाविक है वो आगजनी हो जाती है। उसके बाद आग धीरे धीरे बढ़ती है और वो जंगल की ओर बढ़ने के बाद जो पेड़ पौधे जो वन संपदा है उसको भी नुकसान पहुंचती है। इसके अलावा जो है कि वन विभाग लगातार वन अमला अंदरूनी इलाकों में जो चाहे इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करें या फिर कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, लगातार आग में काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है और नियंत्रण में है, ऐसा विभाग अभी बता रहा है। जी ठीक है, उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि वन्य प्राणियों पर भी खतरा मंडरा रहा है इस जंगल की आग से। बहुत धन्यवाद श्रीनिवास आपका, और सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बरहमपुर हिंसा मामले में सोशल मीडिया पर नफरती पोस्ट करने पर बीजेपी नेताओं को पुलिस ने नोटिस जारी किया था। पुलिस के नोटिस का जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता आज रायपुर के सिविल लाइन थाना जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता 1 बजे पार्टी दफ्तर से निकलकर सिविल लाइन थाना जाएंगे। तो 8 बीजेपी नेताओं को यहां पर नोटिस मिला था। कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब देने के लिए आज बीजेपी के नेता जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता 1 बजे जाएंगे सिविल लाइन थाने। हेट स्पीच को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने धार्मिक ध्रुवीकरण किया। मोहन मरकाम ऐसा कहते हैं, बीजेपी नेताओं ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। कांग्रेस का कहना है बीजेपी ने किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट किया है। मोहन मरकाम कहते हैं धर्म के मुद्दों पर बयानबाजी की, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ा। कानून सबके लिए लागू होता है। अगर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, लोगों को किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने का प्रयास किया है, तो स्वाभाविक है पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। देश का के हर नागरिकों को देश का संविधान अपने मौलिक अधिकार देता है, मगर भारतीय जनता पार्टी तथाकथित धर्म के ठेकेदार अपने आप को वर्ग विशेष का मानते हुए लोगों को बांटने का काम करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे छत्तीसगढ़ में पूरे नहीं होंगे। तो फिलहाल क्या कुछ माहौल है हेट स्पीच पर मिले नोटिस को लेकर, किस तरह की सियासत इस पर हो रही है वो हम समझेंगे। सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई है रायपुर से। ममता, हेट स्पीच को लेकर 8 बीजेपी नेताओं को जो नोटिस मिले थे उसका जवाब देने के लिए अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी के नेता आज सिविल लाइन थाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए आज 2 बजे तक के जवाब देना था, तो अरुण साव तो नहीं, बदला हुआ है। अरुण साव दिल्ली चले गए हैं। नारायण चंदेल जाएंगे और एकात्म परिसर से लेकर सिविल लाइन थाने जाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी इस पे शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहती है, और इसी पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि धर्म विशेष को भड़काने की कोशिश की जा रही थी और एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, और जो भी इस राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जाहिर तौर पर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और कानून के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। बीरनपुर में जो मामला हुआ था उस पे बीजेपी के नेताओं पर ये आरोप लगे हैं कि वो जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और इसी को लेकर यहां से वीएचपी के नेताओं को और बजरंग दल के लोगों को उस गांव के आसपास ले जाया गया था, और वहां पर ये कोशिश की गई थी कि किस तरीके से गांव का माहौल बिगाड़ा जाए। इसी के आधार पर कांग्रेस का कहना है, और इसी के आधार पर जो है वो कांग्रेस का कहना है कि तमाम लोगों
की जो जानकारी है वो ली गई। उस दौरान जो उन्होंने हेट स्पीच दी थी, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किए गए थे, उसकी जानकारी ली गई और जिसके आधार पर 8 जो बीजेपी नेता हैं, संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता समेत जो और बाकी 6 लोग हैं, उनको नोटिस जारी किया गया था और उन्हें 2 बजे तक के आज सिविल लाइन थाने में उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा गया था। तो अब इन लोगों के साथ में नारायण चंदेल देखने वाली बात होगी कि बीजेपी नेता जवाब देने के बाद मीडिया में क्या रिएक्शन देते हैं। आप ममता हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी देंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। रायपुर से ही बड़ी खबर, बीजेपी प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे पर सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तंज कसा, कहा कितनी भी समीक्षा कर ले बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। 15 साल सरकार में रहने के बाद बस्तर में ध्यान नहीं दिया। बस्तर में ध्यान दिया होता तो बीजेपी की दुर्गति नहीं होती। अक्सर कहा जाता है बस्तर के रास्ते ही छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचा जाता है। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 12 के 12 सीट बस्तर से गंवानी पड़ी थी, इसलिए नए सिरे से समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर 15 साल सरकार में रहने के बाद बस्तर के विकास के लिए अगर ध्यान दिया होता तो ये दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। अभी कितना ही भी समीक्षा कर ले भारतीय जनता पार्टी का। तो मोहन मरकाम के इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन है वो भी हम जानेंगे। बीजेपी की तरफ से अनुराग अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अनुराग जी, काफी गंभीर आरोप मोहन मरकाम यहां पर लगा रहे हैं कि इतने साल आपकी सरकार रही, तब तक आपने बस्तर का विकास नहीं किया, अब दौरे करने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कह रही कांग्रेस। अनुराग जी, देखिए, मोहन मरकाम जी तो अब आज दया के पात्र हो गए हैं। मैं तो कहता हूं कि बेचारे मोहन मरकाम जी को अपनी दाल की चिंता करनी चाहिए। विधानसभा में जब उन्होंने प्रश्न उठाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के, उनके जिले के कलेक्टर डीएमएफ फंड में गड़बड़ी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये साफ बताता है कि बेचारे मोहन मरकाम उनके पार्टी में क्या स्थिति है। पहले तो वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। दूसरी बात, मैं माननीय मोहन मरकाम जी से पूछना चाहता हूं कि कवासी लखमा जी जब कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, अब हम अलग कोर्ट की मांग करेंगे, इस बारे में अपना और कांग्रेस का मत स्पष्ट करें। आज मोहन मरकाम जी देख रहे हैं, जिस बेचारगी में फंसे हैं वो देख रहे हैं कि आदिवासियों को बरगला के लगातार धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अब देखिए कितनी गंभीर घटना है कि वहां पे हमले हो रहे हैं आदिवासियों पे, चाहे वो नारायणपुर की बात करें चाहे बस्तर की बात करें, और बेचारे मोहन मरकाम जी कुछ कर रहे हैं। आप ये बताएंगे 15 साल में बीजेपी ने बस्तर में क्या कुछ किया, क्या कुछ विकास के काम किए, प्लीज। जी, आप जब 15 साल की बात करते हैं तो आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि 3 बार बस्तर में भारतीय जनता पार्टी जीती है। और विकास काम की बात करें भाई साहब, तो मोहन मरकाम जी को एक बार दंतेवाड़ा होके आ जाना चाहिए। दंतेवाड़ा में जो एजुकेशन हब बना है, जहां एक ही प्रीमाइसेस, एक ही परिसर में 40 से ज्यादा एजुकेशन सेंटर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की देन थी। लाइवलीहुड कॉलेज, कौशल विकास केंद्र से बस्तर का जो आम आदिवासी है वो आईएएस आईपीएस की तैयारियां करने लगा है। और मुख्य क्षेत्र में जो आदिवासी सिर्फ रायपुर में अन्य कारणों से बुलाए जाते थे, आज वे शिक्षा के मेन स्ट्रीम में जुड़ गए। ठीक है धनंजय ठाकुर जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं हम। धनंजय जी, आप सुन ही रहे होंगे, अनुराग जी का ये कहना है कि अब तक विकास जो हुआ है बस्तर में बीजेपी की ही देन है। आपने क्या किया इतने साल? देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार बस्तर में जो तेंदुपत्ता जो होता है, जो आदिवासियों का मुख्य आर्थिक स्रोत होता है, जंगलवासियों का, जो भारतीय जनता पार्टी 2500 देती थी और उसमें भी घोटाला करती थी, हमारी सरकार 4000 रुपए प्रति बोरा दे रही है। आदिवासी वनवासियों का मूल जो आर्थिक स्रोत होता है, ऐसे 65 वनोपज के समर्थन मूल्य हमारी सरकार खरीदी कर रही है। आदिवासी बेटे और बच्चे और महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित थी, कुपोषण से शिकार थे, उनको कुपोषण दूर करने का हमारी सरकार ने किया। पैसा का कानून की बात कर लूं मैं, या अभी बस्तर विकास प्राधिकरण पे जो 15 साल तक रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते कुंडलिंग मार के बैठे थे ना, आज वहाँ बस्तर विकास प्राधिकरण पे वहाँ के आदिवासी वर्ग को प्रतिनिधित्व अधिकार मिला है। ये क्या किए थे बस्तर में भी बता देता हूँ। ये लहोंगीगुड़ा में आदिवासियों के जमीन को छीनने का काम किए, बंदूक के दम पर ये जमीन छीनने के लिए आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद करने का काम किए थे। बस्तर में फर्जी मुठभेड़ होती थी और रमन सिंह जी चुनावी साल आते हैं तो राजनेताओं के दौरे होते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पीछे रह जाती हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आइए अब देखते हैं सिटी टॉप 10। सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात जारी। आज रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जनता से करेंगे मुलाकात। 117 करोड़ के विकास कार्यों के देंगे सौगात।
बिरनपुर मामले में पुलिस के नोटिस का आज जवाब देगी बीजेपी। प्रदेश नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सिविल